हमने पिछले में देखा था कि ये जो इराविकुलम नेशनल पार्क है ये केरला में पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज़ इन केरला एंड दिस इज़, यहाँ पे साइबेरियन इबेक्स मिलते हैं एंड जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, क्लाउड गोट्स भी बोलते हैं। साइबेरियन इबेक्स को ही हम क्लाउड गोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इराविकुलम नेशनल पार्क इज़ इन केरला, जहाँ पे क्लाउड गोट्स मिलते हैं नीलगिरी एरिया में। नाउ अब यहाँ से करना था हमको, तो देखो ये एक बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। काफ़ी अनयूजुअल से नेम्स हैं। एक बार लिखता हूँ, तो ये है बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये है कोटागढ़। तो इसको दो पार्ट्स में याद कर लो, कोटागढ़, ठीक है, कोटागढ़। सो दैट इज़ वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस इज़ बोंडला, नॉट बांडला। तो ये बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये है गोवा में। और कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, उड़ीसा में ना। ये ओरांग तो हमको पता है असम में है, और कांगेर घाटी नेशनल पार्क दिस इज़ इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये गोवा में हमने क्या पढ़ा, गोवा में हमने पढ़ा बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक अनयूजुअल से नाम पड़ा था उड़ीसा में क्या पड़ा था, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ऊपर हमने पिछले लेक्चर में दो बताया था, वैसे पिछले लेक्चर में दो पढ़ा भी था। एक था तुम्हारा चंद्रप्रभा, और ये तो यूपी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रप्रभा इज़ इन चंदौली डिस्ट्रिक्ट। और एक पढ़ा था हमने करेरा, ठीक है, करेरा ये मेरे ख्याल से झांसी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा दो हमने खोजने को बोले थे, जिसका एक का नाम था रोहला था, ठीक है, आई थिंक दिस इज़ द राइट स्पेलिंग ऑफ दैट, रोहला। और एक का था गोमर्दा, ठीक है, गोमर्दा। तो गोमर्दा, ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ये प्लीज़ हैव अ लुक ऑन द इंडियन मैप कि ये किन स्टेट्स में पड़ते हैं। इनके अलावा अभी हम ये बोंडला पढ़ रहे हैं गोवा में और कोटागढ़ पढ़ रहे हैं उड़ीसा में, ठीक है ना। मूविंग ऑन, तो द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट एल्पाइन जोन। टेम्परेट एल्पाइन जोन में कौन सा पड़ेगा भैया, उत्तराखंड एंड अबव वाले इलाके जो हैं, वो उनमें से अगर कोई एक होगा ऑप्शन में तो वही होगा। तो ये वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये तुम्हारा उत्तराखंड में पड़ता है, एंड दिस लाइज इन द टेम्परेट उत्तराखंड वाला रीजन जो पड़ता है वहीं पे ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क पड़ता है। दैन केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन मस्क डियर। अब ये हमने एक तो पढ़ा था पिथौरागढ़ एरिया में, एक था एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुम्हारा पिथौरागढ़, दैट वाज इन उत्तराखंड, ठीक है। वहाँ भी मस्क डियर के कंजर्वेशन किया जाता है। अनदर यू कैन रिमेंबर इज़ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे अब केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरे ख्याल से थोड़ा और नॉर्थवर्ड्स हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पे भी हिमालयन मस्क डियर का कंजर्वेशन किया जाता है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन मस्क डियर एंड वाइट बेलीड मस्क डियर। हिमालयन मस्क डियर, so this is the Himalayan musk deer. I can see it on the other monitor. And which state you can ask, ये कौन से राज्य में मिलता है Himalayan musk deer? This is also called as alpine musk deer. Recorded in the Himalayan foothills, is now considered a separate species. The Himalayan musk deer, it is the state animal of Uttarakhand, जिसको alpine musk deer भी बोलते हैं। Otherwise ये एक होता है white bellied, जो कि एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। So थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो इससे। So the white bellied musk deer, also known as the Himalayan musk deer, can be found, तो actually it is same, थोड़ा different भी नहीं होता है, it is one and the same thing। तो Himalayan musk deer is same as the white bellied musk deer, or you can collectively call them as alpine musk deer, ठीक है। So all of them are denoting the same। Now अब ये वाल्मीकि जो है, ये तो हमको पता है कि ये बिहार में पड़ता है, बट यहाँ पे और कौन सा कंजर्वेशन प्रोग्राम किया गया है, यहाँ पे वल्चर्स के लिए किया गया है, वल्चर के लिए। नाउ रिसेंटली चाइना हैज़ क्लेम्ड राइट्स ओवर द टेरिटरीज अराउंड द सक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पड़ती है, क्लेमिंग इट एज अ डिस्प्यूटेड लैंड रीजन, एंड दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन भूटान। सो भूटान में है ये, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखो, ये सक्टिंग मेरे ख्याल से ये चाइनीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोई, और ये डिस्प्यूटेड लैंड एरिया में है, भूटान में पड़ेगा ये, ठीक है। सो सक्टिंग पूछ सकता है कि सक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, क्लेमिंग इट एज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सो दैट इज़ इन भूटान विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो ये अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कुछ इंडियन लॉज बनाए गए हैं, जैसे कि वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। यस, दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। सो व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज़ फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड। तो अब ये नहीं कह सकते कि गोमती नगर में अगर कोई लेपर्ड आ गया
तो फिर उसको मार देंगे, बिकॉज वो यहाँ पे भी उतना ही दर्जा प्रोटेक्शन का कमांड करेगा जितना कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में कमांड करेगा, उतना ही भी यहाँ भी कमांड करेगा. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देन सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ये तो गुड़गांव है, ठीक है. इनफैक्ट यू कैन रिमेंबर दिस एज हरियाणा. देन देयर इज़ अनदर बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, दिस इज़ करिकिली. इट इज़ ऑल्सो ए वेटलैंड आई थिंक इन द रामसर वाले लिस्ट में. देन द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मोर देन 30% ऑफ इट्स टोटल एरिया. तो भूटान, तो ये तो 60% है. 60% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया फॉरेस्ट में है. माइंड यू दिस इज़ जस्ट फॉरेस्ट, ठीक है. नाउ फॉरेस्ट है 60%, बट नेशनल पार्क्स कितना है, तो दैट इज़ 30%, मतलब 60 का आधा. तो दैट इज़ 30% नेशनल पार्क्स के अंडर एरिया है. दैन द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट इज़ इन क्यू. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है. दिस इज़ इन इंग्लैंड, ठीक है. इंग्लैंड में लार्जेस्ट ये बॉटनिकल गार्डन है. Now, Bundala Biosphere Reserve, which has been recently added to the UNESCO's Man and Biosphere Network, is located in Sri Lanka, ठीक है. अब ये वैसे नहीं पूछा जाएगा, अब हाल ही में जोड़ा गया है तो पूछ लिया, वरना दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यू याद रखना. क्यू इज़ KEW. क्यू इज़ द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड. ऑलराइट, सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट ये जो क्यू है ना, क्यू, दिस इज़ इन लंदन. ये लंदन में है. एंड दिस इज़ लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है. और ये बता चुके हैं कि 30% एरिया है तुम्हारा भूटान का अंडर नेशनल पार्क्स, एंड 60% एरिया है अंडर फॉरेस्ट कवर. एंड करिकली, ये तो एक वेटलैंड है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है. देन सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, दैट इज़ इन हरियाणा, ठीक. फिर यहाँ ऊपर से देखते हैं. नाउ सोलार एनर्जी इज़ ड्रॉन एंटायरली फ्रॉम द सन, हाँ ठीक है. देन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पुराने वाले होते हैं. कोल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है. एटॉमिक और न्यूक्लियर भी तुम्हारा कन्वेंशनल में जाएगा. अमंग न्यूक्लियर एनर्जी, वुड, कोल एंड डंग, द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी. तो बायोमास में वुड चला जाएगा, डंग भी चला जाएगा, एंड आई थिंक कोल भी चला जाएगा, बट न्यूक्लियर नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है. सो यहाँ से हमको ये पता चला कि कोल जो है, विच इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ ऑल्सो considered under biomass energy because it is organic in nature, ठीक है. Now, among nuclear energy, solar energy, geothermal energy and tidal energy, the following energy sources is used maximum in organic form. तो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में किसको इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी प्रोसेसिंग, तो सो दैट इज़ द मोस्ट ऑर्गेनिक फॉर्म के रूप में किस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं बिटवीन जियोथर्मल, सोलार, न्यूक्लियर एंड टाइडल. So that is solar energy. Then among petroleum products, forest products, nuclear fission and solar cell, the following energy source is most eco-friendly. तो ये solar cell है, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कोई बाई प्रोडक्ट एंड वो सब निकलता नहीं है एमिशन, तो इट इज़ मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है. द फॉलोइंग प्लेस वॉज द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड. 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड पहली बार कौन सी जगह बनी थी, तो सो इट वॉज सिक्किम इन इंडिया, ठीक है. Then the following is not a fossil fuel. Uranium is not a fossil fuel. An ultimate source of energy is stored in fossil fuels. मतलब अल्टीमेटली पूछा जाए तो फॉसिल फ्यूल में भी कहाँ से आया? बेसिकली कोल भी तो एक फॉसिल फ्यूल ही है. ऑयल हो गया, नेचुरल गैस है, वो जब ट्रैप होते हैं फॉसिल्स में, दे आर बेसिकली कोल, ठीक है. तो उसमें भी एनर्जी कहाँ से आई, अल्टीमेटली कहाँ से आई, तो दैट इज़ सन से आई. द फॉर्म ऑफ एनर्जी डज नॉट this form of energy does not create environmental issues, so it is solar, ठीक है, solar energy. Now the following fuels create the least pollution. अब सोलार के बाद अगर कोई है जो कि लीस्ट पोल्यूशन करता है, सो दैट इज़ हाइड्रोजन, ठीक है. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन एनर्जी, सो दैट इज़ सोलार एनर्जी. इस समय बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है सोलार एनर्जी पे. फॉसिल फ्यूल्स के बाद अगर कोई कहीं से सोर्स ऑफ एनर्जी है, सो दैट इज़ सोलार एनर्जी. फिर एनर्जी क्राइसिस की बात करें अगर, तो द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, इसको ही हम एनर्जी क्राइसिस कहते हैं. एंड द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी मतलब वायबल सोर्स है, ठीक है. और एनवायरमेंटल फ्रेंडली के नज़र से अगर देखा जाए तो फिर सोलर जाएगा. और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा वायबल कौन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि नदियाँ बहुत हैं, वैलीज़, पर्वत वगैरह बहुत हैं. द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन इंडिया, अगेन सोलार पावर है, ठीक है. देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोफ्यूल इज़ नॉट करेक्ट. कौन सा गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है? सो बायोफ्यूल इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ये एक मिथ है,
एक्चुअली बायोमास से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना दैट्स नॉट क्वाइट, इतना भी चीप नहीं पड़ता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है. नाउ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडीजल क्रॉप. सो जट्रोफा फॉलोइंग इज़ द सोर्स ऑफ ग्रीन फ्यूल. अब ग्रीन फ्यूल ये एक्चुअली करंजा भी वही है जो जट्रोफा का पौधा होता है जिससे कि तेल निकालते हैं और फिर वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. तो करंजा भी कुछ हद तक सेम ही मतलब श्रेणी में आता है, उसको भी ग्रीन फ्यूल कह सकते हैं. दिस क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड फॉर इथेनॉल. मेज़ की मदद से इथेनॉल बनाया जा सकता है. द मेजर कंपोनेंट ऑफ CNG इज़ मैथेन, ये हम सबको पता है. एंड द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन कंपनी दैट यूज द बायो फ्यूल एज एविएशन टर्बाइन फ्यूल. तो पहली वो एयरलाइन कंपनी कौन सी थी जो कि बायो फ्यूल पे चली थी? सो इट वॉज स्पाइस जेट. स्पाइस जेट थी, पता आज की डेट में ये कंपनी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है. और ये डेट भी दे रखा है, बट इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है. स्पाइस जेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये पेज रिपीट हो गया है, सो यू विल स्किप दैट. और ये यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं स्पाइस जेट. फिर नाउ अंडर द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स दैट हैव टू बी स्टडीड एंड रिजॉल्व्ड आर रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ऑफ द एयर, सॉइल एंड वाटर, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फौना जैसा शर्नोबिल में हो गया था, एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है, तीनों ही चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत. द फर्स्ट समिट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कहाँ हुआ था पहली बार? जो ISA हुआ था मेरे ख्याल से 2015 में हुआ था. जो पेरिस एग्रीमेंट जिस सेशन में हुआ था COP, उसी सेशन में ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हुई थी, या फिर एक साल बाद हुआ था. लेट मी कंफर्म दैट. सो इट वॉज फॉर्म्ड इन 2015 एंड मुझे ये कंफर्म करना है कि ISA वॉज फॉर्म्ड. सो ISA वॉज फॉर्म्ड द बैक of Paris Agreement. So yes, it was formed in parallel with the Paris Agreement. The alliance was first announced by India and France at the United Nations Climate Change, वही UNFCCC. ठीक है, तो ये सही है, मतलब मैंने सही गेस किया. ये एक तो ये बात सही है कि ये 2015 में और ये पेरिस एग्रीमेंट के पैरेलल में ही बना दिया गया था. ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये गुरुग्राम इंडिया में पड़ता है. Now the International Solar Alliance has recently signed a pact with following international organization and to promote solar energy deployment in Asia and Pacific. अब देखो ये सब तो करंट की न्यूज़ें हैं, ये सब चलता रहता है, बट अगर अभी हम कुछ वर्थ वाइल बताना चाहें, इसमें ये जानना ज़रूरी है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन कौन से देश ज्वाइन किए हैं इन द रीसेंट ईयर्स, राइट फ्रॉम 2022, 23, 24. तो ये देख लो, इसमें जो नेशंस हैं, मेंबर नेशंस जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं किस साल में, ये तो नहीं दे रखा है ईयर वाइज. सो इफ़ आई आस्क, देखो अगर 100th मेंबर बताएं, देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, गुरुग्राम में तो इसका हेडक्वार्टर है. इसका जो 100th मेंबर बना है, इस पर कई बार सवाल बनते हैं, तो इट इज़ एक्चुअली पैरागुआई. ठीक है, नाउ यू नो दिस इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका. सो दिस इज़ द 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. नाउ और भी अगर कुछ बताएं, जैसे इसमें 101वां तो नहीं पता मुझे, 103, 4, 5 और 6 ये मुझे पता है. 101वां और 2 देख लेना. आई थिंक दे आर एंटीगुआ एंड बारबाडोस की बात हो रही. सो प्लीज़ कंफर्म. 101 और 102 की अगर हम बात करें तो ये एक आता है देश एंटीगुआ और एक आता है बारबाडोस. ठीक है, तो ये 101वां और 102वां देश हो गए. फिर 103, 4 और 5वां मैं बता दे रहा हूँ. तीसरा तुम्हारा सीरिया है. ठीक है, तो 103 तुम्हारा ये सीरिया जाएगा. और 104 तुम्हारा ये कौन सा है? 104 मेरे ख्याल से अंगोला है. ठीक है, ये अंगोला 104th. और जो लेटेस्ट 105th मेंबर है वो नेपाल है. 105th, दिस इज़ नेपाल. और इसके बाद एक 106th भी है, दैट इज़ अर्मीनिया. ठीक है, दैट इज़ अर्मीनिया. तो इतने सारे देश नए ऐड हो चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में. और देख लेते हैं, जैसे ये द डिस्ट्रिक्ट्स, दिस डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर्स. 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर्स. सो दिस इज़ सूरत. और ये इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट है ऐसी. तो इस पर भी सवाल बन सकता है. नाउ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू रन 100% ऑन द सोलर एनर्जी. तो यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दीव है. अब ध्यान रखो ये काफ़ी जोग्राफिकली आसपास पड़ते हैं, तो यहाँ का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो यहाँ पड़ गया. द फॉलोइंग स्मार्ट सिटीज़ हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट सिटी टू रन 100% रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग डे टाइम. सो दैट इज़ दीव. ठीक है, और अगर सिर्फ हेल्थ सेंटर्स रनिंग ऑन रिन्यूएबल सोलर एनर्जी कम्प्लीटली, तो उसकी बात करें तो पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा इंडिया में कौन है? तो दैट इज़ सूरत. ठीक है,
Now, the following statement is correct. The International Solar Alliance was launched at the United Nations Climate Change Conference in 2015. Yes, that is correct. Now, biomass gasification is considered to be one of the sustainable solutions to power crisis in India. In this context, the following statement is correct. Coconut shell हो गया या groundnut shell हो गया, rice husk हो गया, can be used in biomass gasification. Yes, that is correct statement. Coconut shells हो गए, groundnut shells हो गए और rice husk. Now, the following statement is incorrect in reference to compost. The process of decomposition in pits is slowed down by earthworms. Actually, ये उल्टा लिख दिया है. जो डिकम्पोजिशन होता है पिट्स में, वर्मी कंपोस्टिंग जो प्रोसेस होता है, उसमें आप जितने ज़्यादा अर्थवॉर्म्स डालोगे उतना तेज़ी से ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है. सो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन पिट्स इज़ नॉट स्लोड डाउन बट एक्चुअली इट हेस्टेंस अप बाय द ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ अर्थवॉर्म्स. उसके बाद ये है कि द फॉलोइंग रिन्यूएबल power resources had highest installed capacity in the country in 2014. अब इतनी पुरानी बात पता नहीं क्यों पूछ रहे हो. आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल पावर सोर्स क्या है, तो सोलार है. ठीक है, सोलार आगे निकल चुका है. Then concerning fuel cells in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, the following statement is correct. If pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cell emits heat and water as a byproduct only. रिमेंबर दिस वर्ड ओनली. इसके अलावा और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता. इसीलिए सोलार एनर्जी के बाद अगर कोई सबसे प्योर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, सो दैट इज़ हाइड्रोजन. ठीक है. नाउ कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन. यस. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर एमिटेड व्हेन कोल बर्न्स. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर एमिटेड व्हेन कोल बर्न्स. ऑफ कोर्स यस, ये भी सही है. लेकिन एसिड रेन सिर्फ ऑक्साइड ऑफ कार्बन से नहीं होता है. वो तो सल्फर SO2 और NO2 ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन वगैरह से ज़्यादा प्रभावित होता है एसिड रेन. तो मैं तो कहूँगा कि ये भी सही है और स्टेटमेंट, और ये भी सही है, इंडिविजुअली सही है. बट आई थिंक इंक्लूसिव ऑप्शन चूज़ करना चाहिए दोनों. नहीं, देखो मुझे लग रहा था, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. यू नो वाई? बिकॉज जैसा मैंने कहा कि एसिड रेन के लिए SO2 और NO2 जिम्मेदार होते हैं, ना कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नहीं जिम्मेदार होते हैं. हालांकि कोल जब जलता है कोल, तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन निकलते हैं, इसमें कोई वो दो राय नहीं है. और दूसरी चीज़, इसमें कुछ ट्रेसेस अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी होते हैं एज इम्प्योरिटीज़ जो कि जलते हैं, और कुछ छोटी मात्रा में निकलने इम्प्योरिटीज़ निकलती है SO2 और NO2 जो कि बाद में चल के एसिड रेन करवाती है. तो ये कहना गलत नहीं है कि कोल बर्निंग कॉजेज एसिड रेन. यस, इट डज. बट देन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कॉज एसिड रेन, तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है. अब यहाँ माइक्रोबियल फ्यूल से हम अगले लेक्चर में करेंगे.